भारत का कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट। सोचिए, एक ऐसी ताकत जो हमारी इकोनॉमी को रॉकेट की तरह उड़ा सकती है, पर सालों से एक ही जगह पर अटका हुआ है। लेकिन अब कुछ नए नियम आ रहे हैं जो शायद इसे पूरी तरह से बदल दें, और ये कोशिश कर रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो चलिए देखते हैं ये सब हो कैसे रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड्स को ट्रेड करना इतना मुश्किल है क्यों? इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और उन मुश्किलों को समझेंगे जिन्होंने इस मार्केट को अब तक रोके रखा है। ठीक है, तो हम इसे कैसे समझेंगे? देखिए, हमारे सामने 5 हिस्से हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ क्या है वो देखेंगे। फिर आरबीआई के जो 3 बड़े सॉल्यूशंस हैं उन पर एक एक करके बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एक रियलिटी चेक तो बनता है कि ये सब सिर्फ कागज पर अच्छा लगता है या असल में काम भी करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। उस सबसे बड़ी वजह को समझते हैं जिस पर यह पूरी की पूरी प्रॉब्लम टिकी हुई है, और वो है मार्केट का लिक्विडिटी क्राइसिस, यानी तरलता का संकट। देखिए, ये जो सारी दिक्कतें हैं ना, ये एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती हैं। सबसे पहली बात, कंपनियों के लिए बॉन्ड इशू करना ही बड़ा महंगा और मुश्किल काम है। अब जब बॉन्ड कम है तो जाहिर है इन्वेस्टर्स भी कम होंगे, और जो थोड़े बहुत हैं भी उन्हें सरकारी बॉन्ड ज्यादा सेफ लगते हैं तो वो उधर चले जाते हैं। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये कि अगर किसी ने कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीद भी लिया तो उसे बेचने के लिए खरीदार ही नहीं मिलता, और बस इसी को कहते हैं लिक्विडिटी की कमी या तरलता का संकट। अच्छा, तो ये लिक्विडिटी या तरलता है क्या चीज? बहुत सिंपल है। सोचिए, आपके पास सोना है, आप उसे कभी भी कहीं भी बेचकर तुरंत कैश ले सकते हैं, है ना? यह है हाई लिक्विडिटी। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा सा घर है तो उसे बेचने में महीनों साल भी लग सकते हैं। यह है लो लिक्विडिटी। तो जब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होती तो इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि उनका पैसा फंस जाएगा, और यही डर इस मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब इसका पहला सॉल्यूशन क्या है? आरबीआई का जवाब है क्रेडिट इंडाइसेस, यानी क्रेडिट सूचकांक। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है निफ्टी 50। सब जानते हैं कि निफ्टी भारत की टॉप 50 कंपनियों के शेयर्स का एक बंडल है, एक बास्केट है। बिल्कुल वैसे ही एक क्रेडिट इंडेक्स क्या करेगा? वो कई अलग अलग कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को एक ही बास्केट में पैक कर देगा। अब इससे होगा ये कि आप किसी एक कंपनी के बॉन्ड में पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि आप पूरे के पूरे सेक्टर के परफॉर्मेंस पर एक तरह से बेट लगा रहे हैं। अब इसका फायदा बहुत सीधा और सिंपल है। देखिए, जब आप एक सिंगल बॉन्ड बेचने निकलते हैं तो आपको एक खरीदार ढूंढना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन जब एक इंडेक्स होता है जो कई बॉन्ड्स का बंडल है, तो वो एक बड़ा कंसोलिडेटेड मार्केट बना देता है। मतलब अब ज्यादा लोग इसमें ट्रेड करने आते हैं, और सिंपल सा रूल है, जहां ज्यादा ट्रेडर्स वहां ज्यादा लिक्विडिटी। पर इसका असली खेल तो रिस्क मैनेजमेंट में है, जिसे हम हेजिंग भी कहते हैं। मान लीजिए एक बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बहुत सारा लोन दे रखा है। अब उसे डर है कि कहीं यह सेक्टर डूब ना जाए, तो वो क्या कर सकता है? वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इंडेक्स का इस्तेमाल करके अपने उस रिस्क के खिलाफ खुद को इंश्योर कर सकता है। मतलब ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में। चलिए अब आते हैं दूसरे सॉल्यूशन पर, और ये सीधे सीधे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट करता है, मार्केट में मार्केट मेकर्स की कमी। और इसके लिए आरबीआई का हथियार है टोटल रिटर्न स्वैप, या शॉर्ट में कहें तो TRS। अब ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर है बड़ा सीधा। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप किसी बॉन्ड को खरीदते नहीं हैं, उसके मालिक नहीं बनते, लेकिन उस बॉन्ड से होने वाली सारी कमाई, मतलब उसका ब्याज और उसकी कीमत में जो भी बढ़ोतरी होती है, वो सब आपको मिल जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बैंक है जिसके पास 5 साल का एक कॉर्पोरेट बॉन्ड पड़ा है। अब वो बैंक एक इन्वेस्टमेंट फंड के साथ एक TRS एग्रीमेंट करता है। इस एग्रीमेंट के तहत बैंक उस बॉन्ड से होने वाला सारा रिटर्न, मतलब कूपन पेमेंट और बॉन्ड की कीमत में होने वाला बदलाव, उस फंड को पास कर देता है, और बदले में वो इन्वेस्टमेंट फंड बैंक को एक रेगुलर फिक्स पेमेंट करता रहता है। अब यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि कागज पर, यानी बैंक्स की बुक्स में, बॉन्ड का मालिक अभी भी बैंक ही है, लेकिन असल में इकोनॉमिकली सारा का सारा रिस्क और रिवॉर्ड वो इन्वेस्टमेंट फंड को ट्रांसफर हो चुका है। मतलब दोनों का काम हो गया। फंड को बिना बॉन्ड खरीदे उसका रिटर्न मिल रहा है, और बैंक ने अपना रिस्क हटा दिया। यह रिस्क ट्रांसफर करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है।
और बस यही चीज मार्केट मेकर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। मार्केट मेकर का काम है खरीदना और बेचना। पहले उन्हें ऐसे बॉन्ड अपने पास रखने पड़ते थे जिन्हें कोई नहीं खरीद रहा था, मतलब उनका पैसा फंस जाता था। लेकिन अब क्या है, अब वो उन बॉन्ड्स की इन्वेंट्री तो रख सकते हैं, लेकिन टीआरएस का इस्तेमाल करके उसका रिस्क किसी और को पास कर सकते हैं और फिर वो ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो लोग सच में खरीदना चाहते हैं। इससे मार्केट मेकर बनना अब एक फायदे का सौदा बन जाता है। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हो गए। अब आते हैं तीसरे और आखिरी बड़े समाधान पर, और इसका पूरा फोकस है विदेशी पैसा यानी फॉरेन कैपिटल को भारत में लाने पर। देखिए, भारत जैसे देश में सरकार को अपने खर्चों के लिए बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ता है। इसका असर यह होता है कि देश की ज्यादातर जो डोमेस्टिक सेविंग्स हैं वो सरकारी उधार में ही चली जाती हैं। तो अब प्राइवेट कंपनियों के लिए पैसा बचता ही नहीं है। ऐसे में कॉरपोरेट बॉन्ड मार्केट को अगर सच में बड़ा बनाना है तो विदेशी पैसा वो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। तो अब तक एक रास्ता था जिसे वॉलंटरी रिटेंशन रूट या वीआरआर कहते हैं, लेकिन इसमें एक लिमिट थी। विदेशी इन्वेस्टर्स इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख करोड़ रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते थे, और ये जो कैप थी ये एक बड़ी रुकावट थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अब आरबीआई ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस लिमिट को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब जो भी फॉरेन इन्वेस्टर भारत में कम से कम 3 साल के लिए पैसा लगाने को तैयार है, उसके लिए कोई लिमिट नहीं, कोई कोटा नहीं, कोई ऑक्शन नहीं। मतलब निवेश के दरवाजे अब पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। तो ठीक है, इंडेक्स, टीआरएस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब सुनने में कागज पर तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन असली सवाल तो वही है, क्या ये चीजें रियल वर्ल्ड में काम करेंगी? तो चलिए अब जरा एक रियलिटी चेक किया जाए। टीआरएस की जो सबसे बड़ी ताकत है वो है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कैसे भी ढाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए बॉन्ड 5 साल का है पर आपको रिटर्न सिर्फ 6 महीने के लिए चाहिए, हो जाएगा। आपको बॉन्ड का पूरा 100% रिटर्न नहीं चाहिए, सिर्फ 50% चाहिए, वो भी मुमकिन है। या फिर आप कई अलग अलग बॉन्ड्स के रिटर्न को मिलाकर एक कस्टम पैकेज बनाना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। मतलब मार्केट की जैसी जरूरत वैसा प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है। लेकिन यहीं पे थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इतिहास बताता है कि हर रिफॉर्म जो सुनने में अच्छा लगे वो कामयाब हो ये जरूरी नहीं है। याद कीजिए 2013 में क्या हुआ था। तब क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स यानी सीडीएस लाए गए थे। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मार्केट ने उन्हें अपनाया ही नहीं, वो बुरी तरह फेल हो गए। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये नए रिफॉर्म्स कोई जादू की छड़ी नहीं है जो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगी। बॉन्ड इशू करने का जो मुश्किल प्रोसेस है वो तो अभी भी वैसा ही है। इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स पर जो इन्वेस्टमेंट की पाबंदियां हैं वो भी अपनी जगह पर हैं, और सरकार का जो भारी भरकम उधार है वो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को वैसे ही साइडलाइन कर देता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क तो बेहतर बना दिया है, रास्ते खोल दिए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या मार्केट के खिलाड़ी यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इन नए रास्तों पर चलने का कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, या फिर इसे लागू करने में आने वाली दिक्कतें इतनी बड़ी साबित होंगी ये सुधार भी बस कागज पर ही रह जाएंगे। इन सुधारों का असली भविष्य इसी भरोसे पर टिका है।